नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दीपेश। बातचीत करेंगे रोहित और गंभीर की शानदार ओपनिंग पर। अब रोहित शर्मा भी ओपनर हैं, गौतम गंभीर भी ओपनर रहे हैं, तो फिर शानदार ओपनिंग कैसे हुई आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। एक कोच हैं, एक कप्तान है भारतीय टीम के। चूंकि कोच नए हैं, टेस्ट सीरीज उनकी पहली थी बतौर कोच, इसलिए ये जो शानदार ओपनिंग है ना, इस पर ही बातचीत करेंगे। और ये भी बातचीत करेंगे कि इस ओपनिंग से अब भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रास्ते में किस तरफ आगे बढ़ रही है और कितनी मजबूती से आगे बढ़ रही है। सबसे पहले आपको खबर बताते हैं कि बतौर कोच टेस्ट क्रिकेट में गंभीर ने जो शानदार शुरुआत की है उस पर बात करते हैं। पहले टेस्ट में बतौर कोच बांग्लादेश पर भारतीय टीम को बड़ी जीत मिली है और जीत भी कोई ऐसी वैसी नहीं, 280 रन से भारत ने हराया है बांग्लादेश को, उसी बांग्लादेश को जो पाकिस्तान में लगातार 2 टेस्ट मैच जीत कर आई थी और हौसले उसके बुलंद थे, उसमें कोई बुराई नहीं है। इस टेस्ट मैच में भी उसने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद भारत ने यह बताया कि अनुभव जो है वो कहीं से नहीं मिलता, उसकी बदौलत भारत ने बहुत ही शानदार तरीके से ये पहला टेस्ट मैच जीत लिया है। अब इस टेस्ट मैच की शुरू में जीत के बाद जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो यही हो रही है कि बतौर कोच गंभीर की ये जो शुरुआत है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से वो बेहद अहम है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने से पहले, मतलब फाइनल में अगर भारतीय टीम को पहुंचना है तो जाहिर सी बात है भी जीत का सिलसिला जारी रखना होगा। लेकिन 9 टेस्ट मैच अभी और खेलने हैं। इन 9 टेस्ट मैच में से आधे से ज्यादा टेस्ट मैच जो हैं वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेलने हैं। और किस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी से भारत के खिलाफ थोड़ा सा बैकफुट पे नजर आ रही है, ये भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने अश्विन की बात कर ली दीपेश, जिस तरह से उन्होंने शतक लगाया। हमने जडेजा की बात कर ली, जिस तरह से उन्होंने उनका साथ दिया। बुमराह की गेंदबाजी पर बात हो गई। दूसरी इनिंग में शुभमन गिल ने भी शतक लगा दिया। ऋषभ पंत की भी हर तरफ तारीफ हो रही है। और याद कीजिए जब पिछले शो में हम लोग बैठे थे तो मैंने कहा था भारत ने जीतने के लायक रन बना दिए और मैंने ये भी कहा था कि अश्विन ऐसा नहीं होगा खाली हाथ जाने वाले। तो वो तो खैर जो हुआ सो हुआ। लेकिन गौतम गंभीर पर भी बात होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गौतम गंभीर के लिए हर कोई ये कह रहा था कि भाई अभी तक उन्होंने जो उनकी सक्सेस है वो सक्सेस T20 फॉर्मेट में है एज अ कोच। लेकिन टेस्ट मैचेस में अभी भी आप ये नहीं कहेंगे क्योंकि सैंपल साइज बहुत छोटा है, अभी पहला ही मैच था, पहले ही जीते। लेकिन हाँ, शुरुआत बहुत शानदार तरीके से की है। बिल्कुल सर, एक अप्रोच का पता चल जाता है, चाहे भेद सैंपल साइज बेशक थोड़ा छोटा हो, लेकिन एक समझ आ जाती है ये बात कि किस तरह की अप्रोच उनके आने वाले टाइम में रहने वाली है। मेनली ये पॉइंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो हमारे फास्ट बॉलर्स का रोल है वो बहुत बढ़ चुका है टीम में। इस टेस्ट मैच से ही ये चीज समझ में आ गई। आमतौर पर आप देखेंगे स्पिनर्स का बहुत ज्यादा रोल रहता है इंडिया में। दूसरी इनिंग में देखा अभी अश्विन ने 6 विकेटें वहां पे निकाली। जैसा आप कह ही रहे थे कि गेंद हल्की सी भी हरकत करेगी तो अश्विन अपने आप कहीं ना कहीं से रास्ता खोज लेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी इस पूरे टेस्ट मैच में जिस एक चीज ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया वो था भारत की तेज गेंदबाजी, और उसी को मजबूत करने की बात लगातार गौतम गंभीर इस टेस्ट मैच से पहले भी कर रहे थे। जब भारतीय टीम के कोच नहीं थे तब भी करते थे, एक कमेंटेटर थे तब भी करते थे। और ये बात हमेशा उनके जहन में रहती थी कि अगर आपका गेंदबाजी लाइनअप, फास्ट बॉलिंग लाइनअप सबसे अच्छा होगा, सबसे बेहतरीन होगा, तगड़ा होगा, तो आप दुनिया की किसी भी कंट्री में जाके जीत सकते हैं। यही अप्रोच कहीं ना कहीं पहले टेस्ट मैच में देखने को मिली हमारे तीनों फास्ट बॉलर्स ने, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, जसप्रीत बुमराह तो खैर हैं ही ऑल सीजन फास्ट बॉलर, या फिर इसके अलावा एक नए बॉलर आकाशदीप हो। हर किसी ने अपना कहीं ना कहीं रोल समझा। जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया, इससे एक चीज क्लियर है कि कहीं ना कहीं कोच साहब बहुत हद तक ये चाहते हैं कि फास्ट बॉलिंग जो हमारी है वो अच्छा करे, और उसी को देखते हुए जब हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे या फिर अगली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे तो आपके वहां स्पिनर्स आपको जीत नहीं दिलाएंगे। वहां बहुत हद तक जो रोल रहेगा वो आपके फास्ट बॉलर्स का ही रहेगा। और ये चीज अप्रोच में कहीं ना कहीं देखने को मिली है, चाहे वो मॉर्ने मॉर्कल को टीम के साथ जोड़ना हो या फिर जिस तरीके से मॉर्ने मॉर्कल ने चीजें इंप्लीमेंट की अपने आने के बाद वो सब हो। वो चीज देखने से सर एक चीज का बहुत अच्छे से अंदाजा लग रहा है कि कहीं ना कहीं काम जो हो रहा है वो स्पिन गेंदबाजी के अलावा जो बहुत ज्यादा हद तक हो रहा है वो फास्ट बॉलिंग पे हो रहा है। और एक और चीज बड़ी इंप्रेसिव जो हुई, लगातार हम एक चीज को लेकर बात कर रहे थे कि गौतम गंभीर एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा करते हैं। जितना देखने को मिला वनडे सीरीज में भी उन्होंने थोड़े बहुत नंबर ऊपर नीचे कर दिए। जिस नंबर पे लगातार केएल राहुल रन बना रहे थे उससे उन्हें नीचे कर दिया। लेकिन टेस्ट सीरीज में जब बात आई WTC के फाइनल की, यहां से आप कोई भी गलती नहीं कर सकते, कोई भी एज दूसरी टीम को नहीं दे सकते। तो उस बल्लेबाजी लाइनअप में कोई बदलाव नहीं हुआ, वही बल्लेबाजी लाइनअप खेला जो द्रविड़ के टाइम पे खेलता हुआ आ रहा था, जिस तरह द्रविड़ ने उसको बनाया था। और ये चीज काफी अच्छी रही कि एक्सपेरिमेंट उतने ही हद तक होने चाहिए जितना कि आपकी टीम उस चीज को पचा पाए, और ये हुआ भी।
टीम ने अच्छी तरीके से एक तरफा अंदाज में मैच जीता, जिस तरीके से हम सोच रहे थे उस तरीके से जीता। जो प्रॉपर प्लानिंग थी टीम की, कोचिंग स्टाफ की, मैनेजमेंट की, वो साफ तौर पर देखने को मिली। और सर ये एक कंप्लीट टीम विक्ट्री थी। जैसा कि हम कह रहे हैं कि WTC के फाइनल के लिए भी अगर कोई टीम उतरती तो इसमें मोहम्मद शमी और डाल दीजिए, यही टीम उतरती। और इस वजह से तैयारियां जो हैं वो कहीं ना कहीं WTC फाइनल के हिसाब से ही हो रही हैं लगातार। बिल्कुल, और हम लगातार ये बात कर रहे थे कि गंभीर अगर लिमिटेड ओवर्स में कुछ प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, उसको वो आजमाना चाहते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जैसा दीपेश ने अभी पॉइंट आउट किया कि जब टेस्ट मैच की बारी आई तो वहां उन्होंने जबरदस्ती का कोई प्रयोग नहीं किया। यहां भी अगर उनके जहन में कुछ आएगा कप्तान से डिस्कशन के बाद, हो सकता है वो आने वाले मैचेस में करें। लेकिन यहां पर उनको पता था कि ये जो 5 मैचेस हैं, जो कुल 10 मैचेस बचे हुए हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल में जगह बनाने से पहले, उससे पहले जो 5 मैच घर में खेलने हैं उनको मजबूत करना है। वो अपना किला जो है वो कोई ना भेद पाए, ये 5 के 5 पूरे हमारे पास आने चाहिए, यानी पूरे अंक आने चाहिए। इस लिहाज से गंभीर को भी बहुत उसी तरह से उनको भी तारीफ मिल रही है। अब आते हैं, इस जीत को जोड़ते हैं जरा ऑस्ट्रेलिया से। क्यों ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी टेंशन बढ़ी है? क्योंकि वो जो 5-5 बार मैं कह रहा हूं, वो 5 मैच अंत वाले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने हैं। और 10 साल से, विगत 1 दशक से भारतीय टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा किए हुई है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का जमाना है, तो हर कोई टीम कहीं पर भी रहे एक दूसरे के मैचेस देखती ही है। ये मैच भी ऑस्ट्रेलिया वालों ने देख ही लिया है। और जिस तरह से भारतीय टीम जीती है, बैकफुट पे जाने के बाद जिस संघर्ष के साथ जीती है, थोड़ी सी टेंशन वहां पर है। किन खिलाड़ियों को लेकर टेंशन है वो बताते हैं, क्योंकि इयन चैपल जो कप्तान रहे हैं वहां के ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। और उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी है? एक आर्टिकल लिखा है। उस आर्टिकल में वो 2 भारतीय खिलाड़ियों का खास तौर पर जिक्र कर रहे हैं। जरा कोट प्लेट उनकी दिखाइए और फिर बताते हैं आपको कि वो 2 भारतीय खिलाड़ी कौन है। भारत यही चाहेगा कि उसके सभी खिलाड़ी फॉर्म में रहें, उन्हें किसी तरह की चोट ना लगे। पंत और बुमराह का फिट रहना और फॉर्म में रहना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। पंत की वापसी शानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पंत की वापसी शानदार है, जिस तरह से एक जानलेवा एक्सीडेंट से जिस तरह से वो बचे, उसके बाद उनकी रिकवरी, फिर उसके बाद पूरा का पूरा रिहैब, और फिर T20 फॉर्मेट से वापसी। लेकिन अंत में उस फॉर्मेट में आना जिस फॉर्मेट में उनको देखकर क्रिकेट फैंस बहुत खुश होते हैं, और दीपेश तो थोड़ा एक्स्ट्रा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि पंत इसी फॉर्मेट के लिए बने ही हैं। जिस तरह का अप्रोच उनका है वो टेस्ट क्रिकेट में एक नया फ्लेवर डालता है। वो टेस्ट क्रिकेट में जो थोड़ा सा बोरिंग होने का जो टैग लगता है, वो टैग जिन खिलाड़ियों ने हटाया है, पंत उनमें से बहुत ही प्रोमिनेंट खिलाड़ी हैं, इसलिए पंत पर तो बात हो ही रही है। लेकिन हम पंत पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बुमराह पर। ये जो हम पहले दिन से बात कर रहे हैं कि 8 तारीख को टीम अनाउंसमेंट होता है, वो टीम अनाउंसमेंट देख के लगता है कि साहब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो नहीं है। फिर पहले, अभी जो आपने थोड़ी देर पहले बात कही, फिर पहले टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 चुनी जाती है। लगता है कि यार यही प्लेइंग 11 तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी खेलेगी। उसके बाद बुमराह को आप बॉलिंग देते हैं, और बुमराह फिर आपको जिस तरह का परफॉर्मेंस उनको किसी बड़ी टीम के खिलाफ जिस इंटेंट के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ करना चाहिए, वो यहां भी करते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ भी। और अकेले ही आप कह लीजिए कि काफी थे वो बांग्लादेश की टीम के लिए। वो ठीक है, बाकी सबने विकेट ली है, मतलब आकाशदीप ने भी विकेट ली, अश्विन ने तो ली ही ली, जडेजा ने भी विकेट ली, लेकिन बुमराह के विकेट खास हो जाते हैं, क्योंकि बुमराह लगातार ये रोल निभाते आ रहे हैं कि आपको वो शुरुआत के जो 4-5 विकेट निकालने होते हैं जिससे विरोधी टीम पहले से बैकफुट पे चली जाए, वो काम वो बखूबी करते आ रहे हैं। बिल्कुल सर, ये अब आदत बना ली है। मतलब एक गो थ्रू बॉलर होता है ना किसी भी कैप्टन का, कि यार हमारी टीम को विकेट नहीं मिल रहे, कोई एक ऐसा जन हो जिसको हम आंख मींच के बॉल दे दें हाथ में कि लीजिए आराम से विकेट ले लीजिए अपने जाके। वो काम बुमराह करते हैं। और ये सिर्फ एक फॉर्मेट की बात नहीं है, सिर्फ टेस्ट की बात नहीं है, सिर्फ T20 की बात नहीं है, सिर्फ वनडे फॉर्मेट की बात नहीं है। क्यों इतनी बात बुमराह की होती है? क्योंकि लगातार आप किसी भी टीम के डगआउट में जाएंगे ना, फिर वही बात मैं बार बार कहूंगा, अगर उनके एक एक बल्लेबाज से उठाकर पूछा जाए कि भाई दुनिया में इस वक्त इस जनरेशन में ऐसा कौन सा तेज गेंदबाज है जिसको फेस करने से आप थोड़ा सा बचना चाहते हैं, तो वो जसप्रीत बुमराह है। और ये चीज कमाई है बुमराह ने। मतलब हमेशा हमारे देश को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं होती थी किसी गेंदबाज को लेकर, लेकिन अब बुमराह ने वो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, चाहे बात T20 फॉर्मेट की हो, चाहे टेस्ट की हो, या फिर वनडे फॉर्मेट की हो। क्योंकि आप किसी एक या दो चीज से बच सकते हैं, या तो आप किसी की इनस्विंग के बहुत अच्छी तरीके से तैयारियां कर सकते हैं, क्योंकि शाहीन अफरीदी की जब से बल्लेबाजों ने इनस्विंग जो उनका अंदर आता है पहले ओवर से उसकी तैयारियां की हैं, वो एकदम ऑर्डिनरी बॉलर अब लगने लग गए हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, सबको पता है इससे ज्यादा वेरिएशन इसके पास है नहीं, बहुत ज्यादा पैड पे अंदर मारेगा, हम अपने फ्लिक्स खेल सकते हैं। बुमराह के साथ सिनारियो थोड़ा सा उल्टा है, आप उनकी इनस्विंग से बचेंगे, उनके पास आउट स्विंगर बड़ी बेहतरीन है। अगर आप दोनों स्विंग को अच्छे खेलने वाले बल्लेबाज हैं, जैसे स्टीव स्मिथ और जो रूट की बात अगर इन पर्टिकुलर की जाए, तो बुमराह के पास पुरानी बॉल से रिवर्स स्विंग है। इसके अलावा जो एक सबसे खतरनाक हथियार जो जब से उन्होंने डेब्यू किया तब से उनके पास है, वो है उनकी यॉर्कर गेंदबाजी। और शायद इसी वजह से
हर कोई दुनिया का जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जैसे अभी इयान चैपल ने भी कहा कि बुमराह का फिट रहना बहुत जरूरी है। भाई जब भी ऑस्ट्रेलिया जाने की बात होती है तो दो खिलाड़ियों की बात अक्सर होती है, एक जसप्रीत बुमराह और दूसरे ऋषभ पंत। शायद यही दोनों वो खिलाड़ी हैं जो आर्किटेक्ट रहे थे भारत की उन दोनों जीतों के, जो हमने अभी अर्जित की थी ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 बार से, और इतना डोमिनेट हमने इसी वजह से किया है। पिछले 10 साल से एक बार भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमसे दूर नहीं गई है, एक भी सीरीज हम नहीं हारे हैं, शायद इसी वजह से, क्योंकि अब हर एक जगह खेलने के लिए हमारे पास एक कंप्लीट टीम है। अगर हम घर में ऑस्ट्रेलिया को बुलाएंगे तो हम इसी स्क्वाड में डाल देते हैं कुलदीप यादव या अक्षर पटेल को, लेकिन अगर हम बाहर खेलने जाएंगे तो 3 फास्ट बॉलर्स हमारे पास इस वक्त ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया से बेहतर हैं, और जिसकी लीड, जिस फास्ट बॉलिंग लाइनअप को लीड करते हैं जसप्रीत बुमराह, और शायद इसी वजह से दुनिया भर में इनके चर्चे हैं। क्योंकि हर कोई गेंदबाज सर किसी एक फॉर्मेट का हो सकता है, बहुत ज्यादा 2 फॉर्मेट का हो सकता है, तीनों फॉर्मेट में आपको अच्छी गेंदबाजी करने वाले बहुत कम बॉलर मिलेंगे। जैसे पैट कमिंस के साथ एक सिचुएशन है, टेस्ट के बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, कई लंबे समय तक नंबर 1 रहे दुनिया में, लेकिन जब बात आती है T20 की तो बड़ी मार खाते हैं वहां पे। अभी रोहित शर्मा ने भी खूब उनको T20 वर्ल्ड कप में मारा। या फिर आप किसी भी इन पर्टिकुलर गेंदबाज के, अभी शाहीन अफरीदी की मैंने बात करी, लेकिन एक गेंदबाज जो दुनिया में इस जनरेशन में पिछले 10-12 साल में जो हर एक फॉर्मेट में कोई किसी को खेलने से डरेगा तो वो जसप्रीत बुमराह है सर। और ये बहुत अच्छी बात है, एक ब्लेसिंग है कि वो जसप्रीत बुमराह हमारे देश के लिए खेलता है। बिल्कुल। और जिस तरह से जो बात आप, मुझे याद है जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने उतरी और बुमराह पहला ओवर लेकर आए, और शादमान ईमान थे शायद जो बांग्लादेश के ओपनर थे, और 5 गेंदें उन्होंने एक तरह से फेंकी और छठी गेंद में उन्होंने सिर्फ अपना साइड बदला, और उसके बाद उसका नतीजा क्या था, वो विकेट था। दीपेश मैच देख रहे थे और आकर उन्होंने मुझे बड़ा तफसील से समझाया भी कि देखिए किस तरह से बुमराह बल्लेबाज के दिमाग को पढ़ रहे हैं। असल में तो सारी कहानी बैट्समैन वर्सेस बॉलर्स की अगर आप करेंगे ना तो लड़ाई होती है दिमाग पढ़ने की। बॉलर अगर पढ़ ले कि बैट्समैन क्या सोच रहा है, या बैट्समैन अगर पढ़ ले कि बॉलर क्या सोच रहा है, तो जो जल्दी पकड़ लेता है वही अंत में जीतता है। तो शायद बुमराह अपने विरोधी बल्लेबाज को, चाहे वो बांग्लादेश का हो चाहे किसी भी XYZ टीम का हो, उसकी जो सोच है, वो किस तरह से आक्रमण करना चाहता है, वो पहले पढ़ लेते हैं, और इसीलिए वो चकमा देने में कामयाब होते हैं। और फिर उनके पास वो जो वैरायटी है जिसका जिक्र अक्सर दीपेश करते हैं कि आप एक चीज से बचेंगे तो दूसरी उनके पास है, अगर दूसरे हथियार से बचेंगे तो तीसरा हथियार है। वो अगर आप लोगों ने पुराने जमाने में जो रामायण और महाभारत आता था ना, तरकश में तमाम तरह के तीर होते थे, एक तीर चलता था, वो अगर विफल होता था तो दूसरा चलता था, तो वही वाली चीज है बुमराह की भी। और शायद इस वक्त जो टीम का थॉट प्रोसेस है उसमें बुमराह और इंपॉर्टेंट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा ने एक स्टेटमेंट दिया इस मैच को जीतने के बाद। वो स्टेटमेंट बताता है किस तरह से भारतीय टीम अब अपनी बल्लेबाजी के अलावा अपनी तेज गेंदबाजी पर बहुत जोर दे रही है। हम अपनी टीम मजबूत गेंदबाजी के इर्द गिर्द बनाना चाहते हैं, हमें किसी भी तरह की परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। इस जीत का श्रेय गेंदबाजों को देना होगा जो हमेशा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहते हैं। बाकी तो सब अलग है दीपेश, लेकिन ब्लेस्ड है रोहित शर्मा, जिस तरह की गेंदबाजी इस वक्त उनको मिली हुई है। मतलब दुनिया की का कोई भी कप्तान जो है ना, वो यही चाहता है कि अगर टेस्ट मैच जीतना है तो बहुत बेसिक प्रिंसिपल है कि मेरे पास ऐसे बॉलर्स होने चाहिए जो विरोधी टीम के 20 विकेट ले लें, 2 बार उसको ऑल आउट कर सकते हो। और इस मामले में मतलब इतने लकी हैं रोहित शर्मा कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और जो पहली लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो शायद लाइन ऐसी है जो यहां से कहीं तो यहां गई है चेन्नई में, लेकिन वो गूंज उसकी जो है मेलबर्न, सिडनी से लेकर ब्रिस्बेन तक में घूम रही होगी, क्योंकि वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम अपनी टीम को गेंदबाजी के इर्द गिर्द बनाना चाहते हैं। यानी अगर ऑस्ट्रेलिया ये सोच रहा है कि यहां पर आकर उनके गेंदबाज नहीं चलने वाले, तो ये ऑस्ट्रेलिया को समझ में आ जाएगा। वैसे भी 1 दशक से समझ आ ही रहा है, थोड़ा और समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सर, ये तो गलती होगी कि अब इतनी बार हारने के बाद भी, 2 बार अपने घर में हारने के बाद भी अगर ये सोचें, हमारे मोहम्मद सिराज का डेब्यू हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी टेस्ट मैच में उन्होंने 5 विकेट निकाल दिए थे अपने दूसरे टेस्ट मैच में। तो ये तो गलती बिल्कुल ना करे ऑस्ट्रेलियाई टीम, क्योंकि हम वहां अपने नेट के जो फास्ट बॉलर्स थे, नवदीप सैनी हो, उनके साथ हम वो टेस्ट मैच जीत आए थे वहां पे, जो बहुत, जिसको उनका फोर्ट्रेस कहा जाता है गावा को। वो टेस्ट मैच बड़ा ऐतिहासिक टेस्ट मैच था, बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्री भी उसको लेकर है, आपने बहुत बार सुनी भी होगी। तो ये कॉन्फिडेंस जरूर है हमें, और शायद इसी वजह से हम उसी तरीके की तैयारियां लगातार कर रहे हैं। लेकिन वो भी सर ऑस्ट्रेलिया है, मतलब जब से वही फिर एक मैच बार बार मेरे जहन में आता है कि जब सब कुछ हमारे हिस्से में था, सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा था, तब उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था कि किसी को आज तक भी उस चीज पे भरोसा नहीं होता। तो हाँ, हल्के में हमें भी नहीं लेना चाहिए, तैयारियां हमें भी उसी तरीके की रखनी चाहिए। एक वनडे मैच में जरूर एक बार आपके हाथ से गेम निकल जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हाथ में आना, लेकिन टेस्ट मैच में, टेस्ट सीरीज में इतना होता है कि आपकी टीम 36 पे ऑल आउट होने के बाद भी वो टेस्ट सीरीज जीत लेती है। तो ये शायद भारतीय टीम ने ही बहुत हद तक सिखाया भी है पूरी दुनिया को कि चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा डोमिनेटिंग नेशन हो क्रिकेट के मामले में, हम उनको उनके घर में हरा सकते हैं, अपने घर में हरा सकते हैं। और उसके लिए सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा बॉलिंग लाइनअप, कि अब हम कहीं भी पूरी दुनिया के किसी भी कोने में टेस्ट मैच ड्रॉ करने नहीं जाते।
क्योंकि हमारे पास वो दम है। हम किसी टीम को 2 दिन तक बल्लेबाजी नहीं करने देंगे। एक दिन अगर हमारी फास्ट बॉलिंग और स्पिन गेंदबाजी के आगे कोई टीम टिक जाती है तो वो टेस्ट मैच एक बार को ड्रॉ की तरफ जा सकता है, लेकिन इतना हम केपेबल हैं कि 2 सेशन में हम निपटा लेते हैं टीम को। करके दिखाया था हमारी टीम ने इंग्लैंड में भी, जब वो विराट कोहली ने एक फेमस लाइन कही थी कि भाई अगले 60 ओवर के लिए इनको हेल जैसा यहाँ फील होना चाहिए, तो मात्र एक सेशन लगा था हमें पूरी इंग्लैंड की टीम को उन्हीं के घर में ऑल आउट करने में। तो ये चीज़ डेवलप हुई है, ये चीज़ पिछले लंबे समय से 10-12 साल में बनाया गया है कि सिर्फ स्पिन गेंदबाजी नहीं, फास्ट बॉलिंग भी हमारी उतनी मजबूत होनी चाहिए कि हम दुनिया के किसी भी कोने में जाके टेस्ट मैच जीत पाएं। और जब तक फास्ट बॉलिंग मजबूत होगी, आप जीत सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि वहाँ फास्ट बॉलिंग के अनुकूल पिच होती है, आप जीत सकते हैं साउथ अफ्रीका में, सेम इंग्लैंड में गेंद बहुत ज़्यादा स्विंग करता है। एशियन कंट्रीज में जरूर आपके स्पिनर्स आपके लिए टेस्ट मैच बचा सकते हैं, लेकिन अगर आपको दुनिया फतेह करने के लिए निकलना है तो आपको फास्ट बॉलर्स की जरूरत पड़ेगी। और इसी वजह से सर ने शायद वो लाइन बार बार कही कि हमारे जो कप्तान है वो बहुत ब्लेस्ड हैं, उनके पास अच्छे खासे तेज गेंदबाज हैं। और हर बार कुछ ना कुछ ऐसा सीन होता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में कि हमारे जो 3 फास्ट बॉलर हैं वो नहीं उतर पाते। मोहम्मद सिराज को सबसे पहले WTC फाइनल से ड्रॉप कर दिया गया था, अश्विन को उनकी जगह खिलाया गया था, फैसला बहुत ज़्यादा हमारे हक में नहीं गया था। दूसरी बार हम जसप्रीत बुमराह के बगैर खेले थे। तीसरी बार मैं चाहूँगा कि हमारा वही पूरा बॉलिंग लाइनअप उतरे जिस फास्ट बॉलिंग लाइनअप की पूरी दुनिया भर में बात होती है, वो मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। तब सर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वाकई में दुनिया की कोई टीम हमें इंग्लैंड में आके एक फाइनल में हरा सकती है। तब ये बात एक्सेप्ट हो सकती है कि हाँ, इंग्लैंड की कंडीशंस में दूसरी टीमें हमसे बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं कई बार, लेकिन जब तक हमारा पूरा बॉलिंग लाइनअप नहीं खेलेगा, मैं नहीं मानता कि किसी टीम ने हमको हमारी पूरी ताकत पर हराया था। बिल्कुल। और पिछले शो में भी मैं कह रहा था आपके मुंह में घी शक्कर, तो फिर से आपके मुंह में घी शक्कर कि ये तीनों खिलाड़ी जो हैं वो इस बार खेलें, क्योंकि पहली बार का तो मुझे याद है ओवरकास्ट कंडीशंस थे। विराट कोहली चाहते तो बतौर कप्तान, उस वक्त कप्तान वही थे, वो चाहते तो प्लेइंग 11 बदल भी सकते थे, लेकिन वो उन्होंने किया नहीं था। और बाद में हालांकि इस पर सवाल भी उठे थे। चलिए, सवाल ये भी उठ रहे थे कि क्या बुमराह को दूसरे टेस्ट मैच के लिए रेस्ट दे दिया जाएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भाई हो सकता है पहले टेस्ट मैच में जब जीत मिल जाए, पहले टेस्ट मैच में हम अच्छा कर लें तो बुमराह को दूसरे टेस्ट मैच में आराम दे देंगे। समझ में भी आ जाएगा कि बांग्लादेश के सामने बुमराह को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, उनका बहुत ज्यादा उनको थोड़ा सा बचा के चलना है। लेकिन टीम अनाउंसमेंट जब हुआ दूसरे टेस्ट मैच के लिए, टीम में कोई बदलाव नहीं है, इसका एक मतलब सीधा सा ये है कि बुमराह दूसरे टेस्ट मैच के लिए भी अवेलेबल है। बुमराह ने किया क्या है ये भी जरा आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। इस टेस्ट मैच में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो जो वो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। 5 विकेट उन्होंने चेन्नई टेस्ट में झटके, और 5 में से इंपॉर्टेंट बात थी पहली पारी में वो 4 विकेट, जब बांग्लादेश की टीम ये सोचकर उतरी होगी कि जिस तरह की परफॉर्मेंस, जिस तरह की बल्लेबाजी उसने पाकिस्तान में की थी, वैसा ही कुछ वो भारत में करेगी। लेकिन बुमराह ने कहा माफ करिए, मेरा नाम जसप्रीत बुमराह है, मेरा नाम शाहीन शाह अफरीदी नहीं है जो सिर्फ ऊंचे दुकान के फीके पकवान वाली कहावत जैसे हों। तो वो उन्होंने काम किया। इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 400 विकेट पूरे कर लिए। हम विराट और रोहित के रिकॉर्ड की बात करते हैं, साथ ही साथ बुमराह की भी बात करना जरूरी है। वो भी अब मैदान में उतरते हैं तो कोई ना कोई नया रिकॉर्ड बना ही देते हैं। 400 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले वो 6ठे भारतीय तेज गेंदबाज हैं। 1932 से क्रिकेट खेल रही है भारतीय टीम टेस्ट मैचेस। 1932 से लगभग 92 साल होने को आ गए। 6ठे भारतीय गेंदबाज बन गए जिनके नाम 400 अंतरराष्ट्रीय विकेट है, और दूसरे टेस्ट मैच के लिए भी उनका चयन हो गया है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो ये बुमराह के वो स्टैट्स हैं, वो अपनी उपलब्धियां हैं जो उन्होंने इस टेस्ट मैच में हासिल की, इस सीरीज से पहले के जो उनके मैचेस हैं उसमें हासिल की है। और निसंदेह एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर निकल कर आए हैं भारतीय टीम के लिए कि जिसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि रोहित शर्मा जो हैं वो ब्लेस्ड हैं। अगर उनका ये सबसे शानदार हथियार अगर कोई गेंदबाजी यूनिट में उनके पास है तो वो जसप्रीत बुमराह ही है। और वो फिर ये नहीं देखते अब कि कौन सी टीम सामने है या मैदान कौन सा है, वो आप उनको कहीं पर भी किसी भी मैदान में बॉल दीजिए, वो वही काम हमेशा लगातार करते रहते हैं। अब चूंकि ये मैच खेला गया था भारत में, चेन्नई में खेला गया था, तो एक और गेंदबाज हैं जिन्होंने और कमाल किया, वो भी रोहित शर्मा उनकी लिहाज से भी देखा जाए तो भाग्यशाली हैं, उन पर बात करेंगे, और उनका नाम है आर अश्विन। आर अश्विन जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे आप उनको बैट दे दीजिए चाहे आप उनको बॉलिंग दे दीजिए, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में आर अश्विन का जो कमाल है वो इस टेस्ट मैच में देखने को मिला। पहले उन्होंने उस समय बल्ले से अपना कमाल दिखाया जिस समय भारतीय टीम 144 रन पर 6 विकेट खो चुकी थी, और उसके बाद जब गेंदबाजी का मौका मिला तो पहली इनिंग में बुमराह ने कहा कि अश्विन जी एक काम करिए, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैन ऑफ द मैच आप ही को मिलेगा, आप दूसरी पारी में विकेट लीजिएगा, जरा पहली पारी में मुझे विकेट लेने दीजिए, अभी थोड़ा मेरे लिए ना गेंद जो है वो भी और पिच जो है वो भी थोड़ी ज्यादा मददगार है, आपके लिए दूसरी पारी में हो जाएगी, आप ले लीजिएगा। तो एक गठबंधन सा हो गया
और दोनों ने मिलकर जिस तरह से परेशान किया बांग्लादेश की टीम को, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि आर अश्विन ने किया क्या, आर अश्विन ने किस तरह से इस टेस्ट मैच में कमाल की गेंदबाजी की। टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल जिसको कहते हैं कि एक इनिंग में 5 विकेट लेने वाले वो दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। 37वीं बार एक पारी में 5 विकेट लेकर शेन वॉर्न की बराबरी कर ली है। स्पिन की जब बात होती है ना, तो शेन वॉर्न को एक तरीके से गॉड माना जाता है और वहां पर पहुंच गए आर अश्विन, तो इनका भी जो कद है वो कहीं से कम नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा बार एक टेस्ट शतक और 5 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए। इयान बोथम ने 5 बार यह काम किया था, जबकि अश्विन जो है अब यह काम 4 बार कर चुके हैं। इयान बोथम को प्रॉपर ऑलराउंडर माना जाता था, अब अश्विन को क्या प्रॉपर ऑलराउंडर माना जाए या अभी इसके लिए इंतजार करना होगा, ये थोड़ी देर में दीपेश से इस पर बात भी करेंगे। एक पारी में 5 विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय भी हो गए। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। हालांकि इसका हमें इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो हमारे जैसे कैमरामैन जी हैं, विपिन जी सबसे ज्यादा सीनियर वही हैं, उनकी उम्र सबसे ज्यादा है, लेकिन आप देखिए सबसे यंग, सबसे ज्यादा काम जो है वही करते आपको दिखाई देंगे। सबसे ज्यादा एक्टिव जो है पूरे न्यूज रूम में हमारे वही रहते हैं। तो कुछ आर अश्विन भी वैसे ही हैं। उम्र बढ़ रही है तो क्या हुआ, विरोधी टीम के विकेट निकाल रहे हैं। आप बताइए, इयान बोथम अगर प्रॉपर ऑलराउंडर हैं तो आर अश्विन प्रॉपर ऑलराउंडर क्यों ना माने जाएं? सर ये तो मतलब अगर कोई सवाल उठा रहा है तो फिर तो गलत ही बात है कि क्यों ऑलराउंडर नहीं माना जाए। मतलब MS धोनी जितने उनके शतक हो चुके हैं फिलहाल, मतलब टेस्ट में। ये मैंने इतने बड़े बल्लेबाज से उनका कंपैरिजन किया जो बहुत अच्छी तरीके से जाने जाते थे, और कितने ही ऐसे बल्लेबाज हैं दुनिया में जिनसे ज्यादा टेस्ट शतक अश्विन के हैं। फिर उसके बाद ये तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है कि आप एक टेस्ट मैच की किसी पारी में सेंचुरी करें, उसमें 5 विकेट भी ले लें, यानी आप दोनों तरीके से फिट हैं, शतक लगा रहे हैं बस। तो ये तो सर 5 विकेटों को शतक से शायद ज्यादा ही माना जाता है जब बात आती है क्रिकेट की, क्योंकि गेंद से कई बार वो काम करना मुश्किल होता है जो बल्ले से, और आप दोनों काम एक में ही कर दे रहे हैं, तो फिर तो भाई क्यों ऑलराउंडर नहीं माना जाए। मतलब कौन से आंकड़े आपको ऐसे देने हैं? वर्ल्ड रैंकिंग में आप नंबर 1 पे हैं, 5 शतक आपके हो चुके हैं, 6 शतक आपके हो चुके हैं, 4 ऐसे हो चुके हैं जब आपने 5 विकेट भी लिए और 100 रन भी किए। तो फिर जो कोई ये सवाल करता है, या फिर एक बड़ा पर्टिकुलर सा टर्म होता है बॉलिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर वो होता है जो आपको 30-40 रन कई बार दे देता है विकेट लेने के साथ साथ। लेकिन अश्विन के साथ सिनारियो बिल्कुल उल्टा है। एक बार को सर मैं इस शतक को बड़े हल्के में ले सकता हूं कि ठीक है कंडीशंस उनके हिसाब की हो गई, या वो स्पिन खेलना अच्छा जानते हैं, घर में बहुत हद तक खेले, लेकिन सर उस सिडनी टेस्ट को कैसे भूल जाऊं जिसमें उन्होंने अपने कंधों पर, उन्होंने अपनी छाती पर कई बार गेंदें खाई, लेकिन फिर भी उन्होंने वहां मतलब अपना विकेट नहीं फेंका, और शायद उसी की वजह से टीम इंडिया वो टेस्ट मैच ड्रॉ करवाने में कहीं ना कहीं कामयाब रही, और उसके बाद अगले टेस्ट मैच में हमने वो सीरीज जीती भी। तो अश्विन एक फाइटर हैं, ना सिर्फ एक ऑलराउंडर इनको कहेंगे। बड़ी लंबी इनकी कहानी रही है, मतलब मैंने कभी इनकी तरफ से कोई ऐसी उल्टी बात नहीं सुनी कि विदेश में मेरे को मौका नहीं दिया जाता, या फिर बहुत ज़्यादा जब विकेट्स थोड़ी फास्ट बॉलर्स की अनुकूल होती हैं तो वहाँ रविंद्र जडेजा को मेरे ऊपर प्रमोट किया जाता है। रविंद्र जडेजा को अभी भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा अपने आप से मानते हैं। अभी रिसेंटली उनका बयान आया था कि भाई रविंद्र जडेजा एक ब्लेसिंग है, मेरे से कई चीज़ों में अच्छे हैं। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि एक कंप्लीट टीम मैन है। लगातार 38 के हो चुके हैं, और उसमें रिकॉर्ड जो अभी शेन वॉर्न की सर हमने बात करी कि इतने 5 विकेट हॉल उनके हो चुके हैं, ये बात बहुत हद तक ध्यान देने वाली है कि एक स्पिन बॉलिंग के जो गॉड माने जाते हैं उनसे भी 30-40 इनिंग कम ली हैं ये कारनामा उन्होंने करने में। तो अपने आप में अश्विन एक बहुत बड़ी मतलब मैं तो कहूंगा टीम इंडिया के लिए बड़ी बात है कि अश्विन हमारे देश के लिए खेलते हैं। एशियन कंट्रीज में तो खैर है ही अनप्लेबल। इसके अलावा अगर बाहर भी जब उनको मौका मिलता है, कई बार ऑस्ट्रेलिया में इतने ज़्यादा विकेट नहीं मिल पाते, लेकिन उसके बावजूद भी बल्ले से वहाँ काम करके दिखाते हैं। आप आमतौर पर नेथन लायन को ये काम करते हुए नहीं देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए कि वो विकेट ना लें तो बल्ले से बहुत कुछ कर दे रहे हैं, लेकिन अश्विन वहाँ भी आपको 30-40 रन करके देंगे, और सारी क्षमता है उनमें। छक्के लंबे लंबे लगा लेते हैं, चौके मार लेते हैं, और जिस विकेट पे बड़े बड़े बल्लेबाजों का खड़ा होना भारी पड़ रहा था, वहाँ आके अश्विन ने सबसे पहले अटैक किया। मतलब जडेजा भी तब तक अटैक नहीं कर रहे थे जब तक अश्विन ने शुरू कर दिया था। तो ये सर एक बड़ा फैक्टर है जो हम उन्हें पूरी तरीके से एक ऑलराउंडर बुला सकते हैं। ना कोई बॉलिंग ऑलराउंडर, ना कोई बैटिंग ऑलराउंडर के हमको काम चलाऊ स्पिन दे देते हैं। खैर स्पिन गेंदबाजी पे तो उनके सवाल खड़ा करना यानी कि ये तो खैर मूर्खता वाली बात होगी, लेकिन फिर भी एक बॉलिंग ऑलराउंडर वाला जो टर्म कई बार दिया जाता है कि नहीं बॉलिंग उसकी ज्यादा अच्छी है, बल्लेबाजी कभी कभार कर लेता है, मैं उनको एक पूरा टर्म देना चाहता हूं कि वो एक ऑलराउंडर ही हैं जो आपके लिए जब आपको जरूरत होगी तब आपको वो रन करके देंगे। और विकेट्स का सिलसिला तो खैर कभी टूटा था ही नहीं, इसी वजह से इतना शानदार उनके रिकॉर्ड हैं। सर ने बड़े आराम से कह दिया था कि पिच में कुछ हो या ना हो, दूसरी पारी में आपको अश्विन के खाते में 1-2 नहीं बल्कि 5-6 विकेट दिखेंगे, और बिल्कुल वही काम उन्होंने करके दिखाया। 6 विकेटें निकाल दी बड़े आराम से, हल्का सा टर्न जब उनको मिला, और फिर एक इतनी बड़ी मतलब कहीं ना कहीं आपकी टेस्ट में जो टेस्ट मैच हम जीते हैं उसमें आपकी भागीदारी इतनी बड़ी रही है कि आपने 100 करने के साथ साथ 6 विकेटें भी ले ली एक ही पारी में। तो ये सर दिखाता है कि अश्विन एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है।
और हमेशा अपना जो ध्यान है उन्होंने खेल पे रखा। कभी किसी तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से आई नहीं कि भाई इंग्लैंड में मैं भी खेल सकता था जडेजा की जगह, क्यों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में मुझे ही मेरे को अभी भी याद है 5 टेस्ट मैच की वो सीरीज थी सर इंग्लैंड में अभी 2 साल पहले, जो हम बड़ा अच्छा वहां खेल रहे थे, एक भी टेस्ट मैच अश्विन को नहीं वहां खिलाया गया। कई बार ऐसा हुआ जब थोड़ा बहुत गेंद से स्पिन मिलता था तीसरे चौथे दिन, वहां जड्डू को लगातार ट्राई किया गया, लेकिन अश्विन प्लेइंग 11 में नहीं थे। उसके बावजूद भी जुड़े रहे, टीम को सिखाते रहे, कई बार काम आते हैं बहुत हद तक। कई यंगस्टर्स हैं जिनको बनाने में अश्विन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो ये एक दिखाता है कंप्लीट क्रिकेटर और एक मैच्योर क्रिकेटर किस तरीके के होते हैं, जब मौका मिलता है अपना काम करने से कहीं पीछे हटते नहीं है वो। बिल्कुल, आप कहें कि बैक टू बैक दोनों पारियों में उन्होंने शतक लगाया है, एक पारी में बल्ले से और एक पारी में गेंद से। बिल्कुल। और मुझे तो लगता है दीपेश की ये जो भारतीय स्पिनर्स जो है ना, मतलब खास तौर पे चाहे आप अनिल कुंबले की बात कर लें, चाहे हरभजन सिंह की बात कर लें, ये जो लॉट आया इसको टीम के सीनियर जो बैट्समैन थे, जैसे मुझे अच्छे से पता है किस तरह से हरभजन सिंह को सचिन तेंदुलकर कहा करते थे कि तुम अपनी बैटिंग पर फोकस करो, तुम नेट्स में बैटिंग किया करो, अपने विकेट का एक प्राइस लगाओ। हरभजन के नाम आप देखिए टेस्ट शतक है, मेरे ख्याल से 2 टेस्ट शतक है उनके। अनिल कुंबले के नाम टेस्ट शतक है। तो ये जो खिलाड़ी जिन्होंने कभी अपने करियर की शुरुआत में सोचा भी नहीं रहा होगा कि जब वो अपना करियर खत्म करेंगे तो टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम शतक होगा, उसके पीछे वो कमिटमेंट है। और अश्विन ने तो उस कमिटमेंट को 1 नहीं 2 नहीं कई स्टेप आगे ले जाए खड़ा कर दिया है, जहां पर उनके अब 6 शतक हो चुके हैं। और 6 शतक कई, उसमें से कई शतक ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल परिस्थितियों में आए हैं। कहा क्या अश्विन ने, ये भी दिखाते हैं उनकी स्टेटमेंट में, बड़ा एक मजेदार सा पॉइंट था, मुझे लगा शेयर करने चाहिए। ये लड़ने और संघर्ष करने का मौका था, मैंने साथी खिलाड़ियों को पहले कई बार ऐसा करते देखा है। यह खास पारी थी, दूसरे दिन तक अपनी पारी पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। मेरा मुख्य काम गेंदबाजी है, इसलिए गेंदबाजी पहले आती है। मैं पहले एक गेंदबाज की तरह सोचता हूं, लेकिन बल्लेबाजी पर भी अपना ध्यान रखना जरूरी है। यह बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और मेरे ख्याल से जैसे कहते हैं ना कि आप कोचिंग मैनुअल जैसे होता है कि आप कोचिंग मैनुअल में कुछ लिख दीजिए ऐसा, जो भी क्रिकेटर हाथ में बैट या गेंद पकड़कर भारत के किसी भी ग्राउंड में जा रहा है खेलने या शुरुआत करने सीखने, आप उसको बताइए कि ये देखिए अश्विन क्या कह रहे हैं। 6 टेस्ट शतक लगाने के बाद ये आदमी कह रहा है कि मैं पहले एक गेंदबाज हूं, एक गेंदबाज की तरह से सोचता हूं, लेकिन बल्लेबाजी पर भी ध्यान देता हूं। यही शायद एक कप्तान के लिए फिर वो ब्लेसिंग बन जाते हैं, एक कप्तान के लिए वो एक एसेट बन जाते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये जो सोच है, ये सोच कितनी खास है ये समझाइए। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी सोच है। मतलब आपको मौका मिलने पे जो भी टीम को जरूरत हो, आप अपनी तरफ से जो योगदान दे सकें वो आपको देना चाहिए, और इससे बड़ा योगदान कुछ नहीं हो सकता। मतलब आप इससे ज्यादा एक क्रिकेट टीम के लिए कुछ नहीं कर सकते कि गेंद से आप अपना काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब टीम फंसी होती है, 146 पे 6 विकेटें होती हैं, तो आप काउंटर अटैक करते हैं। काउंटर अटैक सिर्फ इतना नहीं करते कि टीम को 200 सवा 200 तक पहुंचाते हैं, 380 के स्कोर तक पहली पारी में पहुंचा देते हैं, और उसके बाद एक सेंचुरी आपके नाम हो जाती है। फिर भी आप ये कहते हैं कि मेरा जो प्रमुख काम है वो मेरी गेंदबाजी है। बल्लेबाजी मैं इसलिए अच्छी कर लेता हूं या कभी कभार अच्छी कर लेता हूं क्योंकि मैंने अपने साथियों को, टीम के जो मेरे साथी खिलाड़ी हैं उनको ऐसे लड़ते देखा है। तो टीम के जो साथी खिलाड़ी हैं उन्होंने भी कई बार आपको ऐसे लड़ते देखा है। बहुत से ऐसे चांसेस, कितने ऐसे चांसेस सर, 6 जब इन्होंने टेस्ट शतक लगाए तो ऐसा नहीं था कि टीम इंडिया हर बार बड़ी अच्छी सिचुएशन में थी, बोर्ड पे 400-500 रन थे। अगर 400-500 रन होते तो सर अश्विन को शतक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, कप्तान उससे पहले डिक्लेयर कर देता। लेकिन क्यों ये 6 शतक इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कई बार टीम का जो टॉप ऑर्डर है वो अच्छी गेंदबाजी के चलते विफल हो जाता है या फेल हो जाता है। यही केस हुआ था इस बार भी बांग्लादेश के अगेंस्ट भी, 146 पे 6। एक समय ऐसा लग रहा था कि अगर 200 तक हमारी टीम बुक हो गई तो बांग्लादेश को एक चांस मिल जाएगा, कहीं से वो हम पे चढ़ सकते हैं। लेकिन जब हमने पहली पारी में 380 से ऊपर का स्कोर लगाया, ऑल बिकॉज ऑफ रविचंद्रन अश्विन, क्योंकि जडेजा फिर भी एक सेटल्ड बल्लेबाज हैं, उनको एक बल्लेबाज के तौर पर देखा जाता है। लेकिन अभी भी लोगों से अगर आप उठ के पूछेंगे कि अश्विन क्या है, तो कोई ऑलराउंडर मान के उनको राजी नहीं होगा। हर कोई यही कहेगा कि नहीं, वो एक प्रोमिनेंट गेंदबाज है, बड़ी अच्छी उनकी गेंदबाजी होती है, लेकिन बल्ले से कोई ऐसा नहीं है। फिर उनके आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो 6 शतक, एक साइड आप उनको खड़ा करेंगे, दूसरी साइड आप महेंद्र सिंह धोनी खड़ा करेंगे, तो 6 शतक जब आपको दोनों के उसमें काउंटर में देखेंगे कि भाई उनके हिस्से में भी 6 शतक है और उनके हिस्से में भी 6 शतक है, तो फिर आप एक बार को सोचने को मजबूर होंगे कि भाई अभी तो हमने इसको गेंदबाज कह के हटे थे, ये तो 6 शतक लगा चुका है। और फिर जब गेंद से रिकॉर्ड देखने बैठेंगे तो सर कहीं ना कहीं बहुत हद तक शेन वॉर्न से बेहतर रिकॉर्ड है। मतलब आंकड़े तो सर बहुत अच्छे ही हैं। आप ये जरूर तर्क कर सकते हैं एक बार को कि अश्विन ने ज़्यादातर अपने टेस्ट मैचेस एशिया में खेले हैं या फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं, बट स्टिल रिकॉर्ड्स तो रिकॉर्ड्स हैं। शेन वॉर्न के नाम भी 6 टेस्ट शतक नहीं थे। तो एक कंप्लीट क्रिकेटर के तौर पे अश्विन एक ब्लेसिंग है, एक एसेट है जैसा आपने बताया। और ये भी वो बुमराह वाला केस ही है
जब आपकी टीम को विकेट चाहिए हो ट्रैक से, जब आपको लगे कि भाई सामने वाली टीम ज़्यादा हावी हो रही है, अश्विन को आप आंख मीच के गेंद दे दीजिए। अभी मैंने एक बात कही थी कि बुमराह के पास इतने सारे हथियार हैं कि यॉर्कर वो डाल सकते हैं, इन स्विंग है, आउट स्विंग है, इसके अलावा उनका बड़ा खतरनाक रिवर्स स्विंग भी गेंद होता है। अश्विन के साथ भी सेम है, सिर्फ ऑफ स्पिनर नहीं है, कैरम बॉल उनके पास है, कई बारी बहुत से आर्म बॉल उनका इतना शानदार है, लेग स्पिन कई बारी कर देते हैं। तो ये एक चीज कहीं ना कहीं देखने को मिलती है कि एक कंप्लीट क्रिकेटर जो अपना योगदान टीम को जिस तरीके की जरूरत है वो टाइम आने पे दे सके, चाहे हाथ में उसका बल्ला हो या फिर गेंद हो। अपने आप को कम से कम अंडर एस्टिमेट ना करे कि भाई मेरा काम तो गेंदबाजी, अब 4 बार आउट, जब 4 बल्लेबाज आउट होंगे तो जाके मेरे को तो गेंद पकड़नी है हाथ में, तब देखेंगे मैं क्या कर सकता हूं। नहीं, उन्होंने अपने आप को बैक किया, एक सेंचुरी स्कोर की और सेंचुरी की वजह से ही टीम इंडिया जीत भी गई। बिल्कुल, और ये सारी जो उपलब्धियां हैं, ये जो उनकी सारी अचीवमेंट हैं बैट्समैन के तौर पर तो हम बात कर ही रहे हैं। बॉलिंग में भी जरा सोच लीजिए, 550 के आसपास उनकी विकेटें हैं, 522 विकेट टू बी प्रिसाइज अगर बात की जाए टेस्ट मैचेस में ऑलरेडी वो ले चुके हैं। और बाकी कहने को तो वो फिल्म का गाना है, ये कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ऐसे तो लोग कह देते हैं कि मुरलीधरन ने 800 विकेटें जो है कैसे ले ली, अपने घर में खेल के ले ली है, तो उनको पता है ना भैया मुरलीधरन को कि उन्होंने कैसे ली। तो उंगली उठाने वाले, सवाल करने वाले आपको सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं हर जगह मिलेंगे, उनको इग्नोर करना चाहिए। इसलिए जिनको लगता है कि आर अश्विन और ने जो किया है अचीवमेंट, वो अचीवमेंट जो है वो एज अ बॉलर है या एज अ बैट्समैन, बिल्कुल कंप्लीट एक बैट्समैन, कंप्लीट एक बॉलर, आप उनको दोनों की हैसियत से अलग अलग भी खिला सकते हैं टीम में चाहे तो। वो उस तरह के खिलाड़ी हैं क्योंकि वो एक फाइटर हैं, और यही सारी वजहें हैं जिसकी वजह से शुरुआत में मैंने कहा था ना कि ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा चिंताएं बढ़ रही हैं कि एक दशक से नहीं जीता है। कई खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के ऐसे हैं जिन्होंने मौजूदा स्क्वाड में, जिन्होंने अभी तक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कभी जीती ही नहीं है। उनकी भूख बहुत है इस बात को लेकर कि इस बार जीतना है, बयान भी दे रहे हैं, लेकिन बयान देने के साथ साथ जब वो टीवी पर बैठ के मैचेस देख रहे हैं ना, तो उनको दिख रहा है कि बुमराह क्या कर रहे हैं, शुभमन गिल क्या कर रहे हैं, ऋषभ पंत क्या कर रहे हैं, या फिर आर अश्विन क्या कर रहे हैं। तो चिंताएं वहां भी है, हमारे लिए अच्छी बात है, हमारी टीम अच्छा कर रही है। 27 तारीख से दूसरा टेस्ट मैच शुरू होना है, रिजल्ट यही रहने वाला है, कुछ ज्यादा कुछ होना नहीं है। कोशिश भारतीय टीम की यही होगी कि उसको भी जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। और वो जो विश्व क्रिकेट में आप जब एक टीम को हराते हैं तो सिर्फ उस टीम को नहीं हराते, आप उस टीम को हराने के साथ साथ खेल में मौजूद बाकी टीमों को संदेश भी देते हैं कि देख लीजिए हम किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, किस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं। ये संदेश जो है जितनी मजबूती से दूसरी टीमों के पास पहुंचेगा उतना ही अच्छा है। इससे अच्छा ना तो रोहित शर्मा के लिए कुछ होगा और ना ही बतौर कोच गौतम गंभीर के लिए कुछ होगा। चलिए, आपसे हमारी जो गुजारिश रहती है वो एक बार फिर उसी को रिपीट करूंगा, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत मेहनत के साथ आपको लगातार कवरेज पहुंचाते रहते हैं और कोशिश यही करते हैं कि किसी भी मैच के जो तमाम पहलू हैं उन सारे पहलुओं को समेट कर आप तक लेकर आएं। इसीलिए अलग अलग एंगल से बातचीत भी करते हैं, कभी खिलाड़ी की बात होती है तो कभी कोच की बात होती है। इसीलिए हम रिक्वेस्ट भी करते हैं आपसे बार बार और फिर से कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, अगर आपका कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है तो वो भी ज़रूर बताइए इस वीडियो के कॉमेंट में जाकर, हम उसको ज़रूर फॉलो करेंगे, उस पर अमल करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे और दीपेश को दीजिए इजाज़त। आप सभी हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।